हाँ जी, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। तो ऑन दैट इज ओनली फॉर कंपटीशन एंड नॉट आस्क्ड इन स्कूल। तो उसमें देखो भी, तो जब भी मीडियम में कोई डिसकंटिन्यूटी आती है तो वेव या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या रिफ्रैक्ट हो जाती है या फिर दोनों भी हो सकती हैं। तो whenever there is discontinuity in the medium, the wave either gets reflected or refracted और both। तो both का मतलब है कि जो वेव है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाए। ठीक है भी। तो वी विल डिस्कस रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स वन बाय वन। फर्स्ट वी डिस्कस फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। तो फर्स्ट वी डिस्कस फॉर ट्रांसवर्स waves। And in this, the first case is reflection from rigid boundary. Reflection from rigid boundary। तो अगर मान लो कोई ट्रांसवर्स वेव किसी रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें क्या होगा? जैसे मान लो हमने कोई स्ट्रिंग ली है, एक स्ट्रिंग का एक एंड हमने वॉल पे फिक्स कर दिया। ठीक है, मान लो कोई स्ट्रिंग है ये, इसका एक एंड हमने वॉल पे फिक्स कर दिया और हमने यहाँ से कोई एक पल्स इसमें जनरेट की और ये पल्स मान लो इसमें ऐसे जा रही है। देखो, जब कोई पल्स या कोई वेव जब ट्रेवल करती है किसी जैसे स्ट्रिंग के ऊपर, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई पल्स जा रही है, तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं स्ट्रिंग के, तो यहाँ वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे होते हैं और जो यहाँ वाले पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ रहे होते हैं। अब जैसे अगर हम इस पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल 2 की, जो पार्टिकल 2 है तो पार्टिकल 1 इसको अपने तरफ खींच रहा होगा भी और पार्टिकल 3 भी इसको अपने तरफ खींच रहा होगा। यानी जो पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पे ऐसे फोर्स लगाएगा, इसको अपने साथ ऊपर लेके जाना चाहेगा और पार्टिकल 3 जो है वो पार्टिकल 2 पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको ऊपर जाने से रोकेगा। एक तरह से ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया भी ये वाला, रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब कोई भी जो पार्टिकल है, जैसे मतलब कोई भी जो पार्टिकल है जैसे स्ट्रिंग के ऊपर, जैसे 1 2 3, तो पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को ऊपर लेके जाना चाहेगा और 3 इसको ऊपर जाने से रोकेगा। ठीक है।
तो इस तरह से वेव आगे चलती जाएगी। ठीक है भी, जो प्रीवियस पार्टिकल्स हैं वो अगले पार्टिकल्स को मतलब ऑसिलेट करवाना चाहेंगे, और जो पीछे वाले पार्टिकल्स हैं वो उसको मतलब रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से आगे वेव चलती रहेगी। लेकिन मान लो जब ये पल्स यहाँ पे पहुंचेगी जो फिक्स एंड है, तो दिस इज ए फिक्स एंड, ये एंड फिक्स्ड है भी यहाँ पे जैसे। तो व्हेन द पल्स रीचेज दिस फिक्स्ड एंड, तो जब ये पल्स यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ का जो पार्टिकल होगा, मतलब बिल्कुल एंड पे जो पार्टिकल होगा यहाँ पे, सो दैट विल टेंड टू वाइब्रेट अप। तो व्हेन द पल्स रीचेस द फिक्स एंड, the particle at that end will try to move upwards, क्योंकि जब भी पल्स किसी पार्टिकल के पास पहुंचती है तो वो पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है भी, तो फिर जो ये पार्टिकल है जो बिल्कुल एंड पे है, तो ये भी ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल फिक्स्ड है, बट दिस पार्टिकल इज फिक्स्ड, and unable to move up. But this particle is fixed and unable to move up, and this particle will apply an upward force on the clamp. मतलब ये जो क्लैंप है, इसको क्लैंप मान लो जो आपने फिक्स किया हुआ है ये। नाउ दिस पार्टिकल will apply an upward force on clamp या वॉल जो भी है। तो जो पार्टिकल है ये वॉल के ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा इन एन अटेम्प्ट टू मूव अपवर्ड्स। तो ये वॉल के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। देन फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, wall will also apply force on the particle in downward direction. Then from third law, wall also applies a force on the particle or string in downwards direction. And this force in downward direction on the particle will send a new pulse in the backward direction,
and this pulse will be inverted with respect to the initial pulse, like this. So this downward force will send an inverted pulse in the opposite direction. This downward force will send an inverted pulse in opposite in backward direction. तो इस तरह से वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ एंड ट्रफ विल बी रिफ्लेक्टेड एज क्रस्ट. So in this way, crust is reflected as trough and trough will be reflected as crust. यानी अचानक से जो क्रस्ट है उसका ट्रफ बन जाएगा और ट्रफ का अचानक से क्रस्ट बन जाएगा. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक सडन फेज चेंज होगा 180 डिग्री का, क्योंकि जो क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है, जैसे मान लो क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो क्रस्ट के सेंटर और ट्रफ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है λ/2. और λ/2 का अगर पाथ डिफरेंस है तो उसकी वजह से जो फेज डिफरेंस होता है, जैसे फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स को अगर λ/2 पुट कर दें यहाँ पे, तो ये पाई के बराबर आ जाएगा भी. So a path difference of λ/2 is equivalent to a phase difference of पाई. तो अचानक जैसे क्रस्ट का ट्रफ बन गया और ट्रफ का क्रस्ट बन गया, तो फिर यहाँ पे एक सडन फेज चेंज होगा पाई का. सो so we can say that when a transverse wave is reflected, when a transverse wave is reflected from a fixed end, it undergoes a sudden phase change of pi. It undergoes a sudden phase change of pi. ठीक है. So this is a reflection from rigid boundary. अच्छा, इसको समझने का एक तरीका और है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री. तो जैसे मान लो ये रिजिड बाउंड्री थी ये, और इधर से कोई ये पल्स आ रही थी,
तो आप यहाँ पर एक इमेजिनरी पल्स अज्यूम कर लो, यहाँ पर एक इमेजिनरी स्ट्रिंग ले लो कोई, ऑन दिस साइड, और मान लो इसमें एक ऐसे ही पल्स है इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये जो पल्स है भी नीचे वाली, ये मान लो इस तरफ आ रही है, एंड द शेप ऑफ दिस पल्स इज सेम एज दैट ऑफ दिस इंसिडेंट पल्स। तो मान लो ये पल्स P1 है और ये पल्स P2 है। The shape of P2 is same as that of P1. The only difference is that P2 is inverted with respect to P1. और जब दोनों पल्सेस यहाँ पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, तो P1 की वजह से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा और P2 की वजह से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा। देन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है y1 प्लस y2, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहेगा। जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा P1 पल्स की वजह से, उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा पल्स P2 की वजह से। तो एट एनी टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट विल रिमेन एज जीरो। क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है भी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे जीरो होना चाहिए। तो हम इस तरह से एक अपोजिट डायरेक्शन में एक इमेजिनरी पल्स अज्यूम कर सकते हैं कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। ठीक है भी। और फिर जब ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी तो P1 इस तरफ निकल जाएगी अपना, और P2 इस तरफ आ जाएगी, और P2 इस तरफ आ जाएगी, and hence this pulse P1 is reflected as P2, and shape of this reflected pulse will be same as that of incident pulse. तो ये reflected pulse है भी, ये incident pulse है। The shape of a reflected pulse is same as that of incident pulse। ठीक है भी। ये भी लिख लो पॉइंट आप, shape of reflected pulse is same as that of incident pulse। अगर मान लो एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता रिफ्लेक्शन की वजह से, अगर रिफ्लेक्शन कंप्लीट है, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर, देन शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड पल्स विल बी सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट पल्स। यानी एम्पलीट्यूड वगैरह इसका सेम होगा, तो जो एम्पलीट्यूड इसका था वही एम्पलीट्यूड इसका भी होगा। ठीक है भी। सो दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री। अभी इसमें अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो भी। इसके बाद भी सेकंड पॉइंट है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री बाउंड्री। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री बाउंड्री। तो जैसे इसमें ये वाला एंड स्ट्रिंग का, जैसे ये वाला एंड स्ट्रिंग का फिक्स था भी यहाँ पे, अगर मान लो ये एंड फ्री है ऊपर नीचे वाइब्रेट करने को, तो इसको फ्री हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई रोड ले लें अगर, और इसमें एक रिंग लगा दें ऐसे, एक मासलेस रिंग यहाँ पे लगा दें अगर, मासलेस फ्रिक्शनलेस, so that this ring is free to move up and down without any friction। और फिर स्ट्रिंग को इससे बांध के ऐसे, और दूसरा एंड सपोज हमारे हाथ में है। Now this end is free to move up and down freely।
तो फिर ये एक फ्री बाउंड्री का काम करेगा ये वाला एंड, ठीक है भी। और मान लो हमने यहाँ से कोई एक पल्स भेजी इसमें, तो जब ये पल्स इस एंड पे पहुंचेगी तो नाउ दिस एंड कैन फ्रीली मूव अप। अब ये आसानी से ऊपर मूव कर सकता है अभी, क्योंकि इसको इस तरफ से कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं मिलेगा। तो एज नो रिस्टोरिंग फोर्स is available from right side, तो फिर जब ये पल्स यहाँ पहुंचेगी तो ये पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट कर जाएगा, और क्योंकि यहाँ से कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, इधर कोई स्ट्रिंग नहीं है इस तरफ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, तो फिर ये नॉर्मल जो इसका एम्पलीट्यूड है उससे ज़्यादा वाइब्रेट कर जाएगा भी ये, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा ये। मान लो अगर एम्पलीट्यूड ए है इसका, तो फिर नॉर्मल से ज़्यादा वाइब्रेट कर जाएगा, यानी ऐसे ऑलमोस्ट डबल कह सकते हो आप, लाइक दिस। तो ऑलमोस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट ये मूव कर जाएगा ऊपर, क्योंकि इसको राइट साइड से कोई रिस्टोरिंग फोर्स अवेलेबल नहीं है। So it will overshoot normal maximum displacement. और ये इस तरह से बिहेव करेगा कि जैसे इसके ऊपर यहाँ पे कोई एक ऊपर की तरफ कोई एक फोर्स लगा हो इसके ऊपर, तो we may assume that as if some extra force is applied on this element at the end in upward direction. We may assume as if some extra force, because the absence of restoring force means we may assume that some extra force is acted upon this particle, जो एंड वाला पार्टिकल है, in upward direction. So this will behave as if some extra force is applied in the upward direction from right side, and this upward force will send a pulse in opposite direction without any inversion. ठीक है, this upward force will send a pulse in opposite direction without any inversion. So this upward force will send
a reflected pulse in opposite direction without any inversion. So hence a crust is reflected as a crust and trough will be reflected as trough. So a crust is reflected as crust and trough as trough. और फिर यहाँ पे कोई अचानक से फेज चेंज नहीं होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था अभी फेज चेंज पाई का हुआ था. So there is no sudden phase change on reflection. So there is no phase change on reflection from free boundary. ठीक है भी. और इसमें भी हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं भी कि जैसे राइट साइड से कोई एक इमेजिनरी पल्स आ रही है, सेम शेप की, इसका भी एम्पलीट्यूड ए के बराबर है. और जब दोनों यहाँ पे मिलेंगी इस एंड पे, तो फिर इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा ए प्लस ए यानी 2a. और फिर जो ये वाली पल्स है, इंसिडेंट पल्स है, ये आगे चली जाएगी और जो ये वाली पल्स थी ये इस तरफ आ जाएगी. ठीक है भी. आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कंप्लीट, तो ये वाली पल्स इस तरफ आ जाएगी और ये वाली पल्स अपना आगे चली जाएगी, यानी इट विल डिसअपीयर. ठीक है भी. सो दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री बाउंड्री. अच्छा, इसके अलावा जब रिफ्लेक्शन की प्रोसेस हो रही होगी, चाहे वो रिजिड बाउंड्री से हो रही हो रिफ्लेक्शन या फ्री बाउंड्री से हो रही हो, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कंप्लीट, तो जो फर्स्ट केस है इसमें जो पल्स है वो इन्वर्ट हो जाएगी और शेप सेम रहेगी. और इसमें लेकिन पल्स की इन्वर्जन नहीं होगी, शेप इसमें भी सेम होगी अगर एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा. लेकिन जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा इन बिटवीन, तो शेप ऑफ द वेव एट एनी टाइम कैन बी फाउंड by superposition of this incident pulse and reflected pulse. After the reflection is complete, तो जो शेप है रिफ्लेक्टेड पल्स की दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट पल्स, बट इन बिटवीन जो शेप है पल्स की वो क्या होगी. तो when the reflection is occurring, when the reflection is taking place, then shape of the string at any instant can be found by superposition of incident and reflected pulse.
ठीक है भी। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है। अच्छा, सिचुएशन इस तरह की भी आ सकती है कि जब जो एंड है वो ना तो कंप्लीटली फिक्स हो और ना ही कंप्लीटली फ्री हो, तब क्या होगा भी? इफ द एंड इज neither completely free nor completely fixed, neither completely fixed nor completely free, तब क्या होगा भी? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक ये पतली स्ट्रिंग है और एक ये मोटी स्ट्रिंग है, थोड़ी थिक है स्ट्रिंग यहाँ पे, और हमने एक पल्स यहाँ पे जनरेट कर दी, and this pulse is heading towards this free and this end, ये वाला जो एंड है भी। ठीक है, तो जब ये पल्स यहाँ पे पहुंचेगी, इस एंड पे पहुंचेगी, यानी इस पॉइंट पे पहुंचेगी, तब क्या होगा? क्योंकि अब ये जो एंड है ये ना तो कंप्लीटली फ्री है और ना ही कंप्लीटली फिक्स्ड है, तो दिस पॉइंट कैन आल्सो वाइब्रेट अप एंड डाउन। तो जब ऐसा कुछ होता है भी, तो उस केस में ये होगा कि जो इंसिडेंट पल्स है इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट आगे जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस केस में क्या होगा भी? सम पार्ट इज transmitted some part is transmitted further and some part is reflected back. जो ये थिन स्ट्रिंग है भी, इसको हम रेयर मीडियम मान सकते हैं, और जो थिक स्ट्रिंग है इसको डेंसर मीडियम मान सकते हैं। और यहाँ पे जो जो इंसिडेंट पल्स है दैट इज इन द रेयर मीडियम, और सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि जो इंसिडेंट पल्स है वो डेंसर मीडियम में हो, लाइक दिस। कि जो इंसिडेंट पल्स है वो डेंसर मीडियम में है। तो फिर यहाँ पे भी यही होगा भी, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो some part will be transmitted and some part will be reflected. अब देखो जो ट्रांसमिटेड पार्ट होता है भी, दैट इज नेवर इन्वर्टेड। ट्रांसमिटेड पार्ट इज नेवर इन्वर्टेड। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया,
तो ट्रांसमिटेड पार्ट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में होगा भी, तो इट विल नॉट इन्वर्ट। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है दैट विल बी इन्वर्टेड if incident wave is in the rear medium, और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा भी वो इन्वर्ट हो जाएगा। So this is transmitted part and this is reflected part. So transmitted part is never inverted and reflected part is inverted. If incident wave is in rarer medium, but a reflected part will also not be inverted if incident wave is in denser medium. But a reflected part is not inverted. तो ट्रांसमिटेड पार्ट तो कभी भी इन्वर्ट नहीं होगा और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो भी इन्वर्ट नहीं होगा इफ इंसिडेंट वेव इज इन डेंसर मीडियम। तो जैसे इस केस में, सेकंड केस में भी, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव है वो डेंसर मीडियम में है, तो यहाँ पे फिर जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो भी विदाउट इन्वर्जन होगा और इंसिडेंट पार्ट भी विदाउट इन्वर्जन होगा। सॉरी, जो ट्रांसमिटेड पार्ट और रिफ्लेक्टेड पार्ट तो दोनों ही विदाउट इन्वर्जन होंगे यहाँ पे। ठीक है, so this is a transmitted part without inversion and this is reflected part and this is also without inversion. ठीक है, अभी जो ट्रांसमिटेड पार्ट है वो तो कभी भी इन्वर्ट नहीं होता, वो तो हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा एज दैट ऑफ इंसिडेंट पार्ट। बट जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो इन्वर्ट हो जाएगा अगर इंसिडेंट वेव रेयर मीडियम में है और इन्वर्ट नहीं होगा अगर इंसिडेंट वेव जो है वो डेंसर मीडियम में है। ठीक है भी, तो ये था भी ट्रांसवर्स वेव के लिए रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। अब इसके बाद अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए उसमें क्या होगा अभी। तो फर्स्ट केस अभी रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री। तो अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव होती है तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पल्सेस होती हैं। तो रिजिड बाउंड्री का मतलब हो गया जैसे मान लो हमने कोई एक पाइप ली जो एक तरफ से क्लोज्ड है और एक तरफ से ओपन है। So this is closed end and this is open end
और मान लो हमने यहाँ से कोई एक साउंड वेव या कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव इसके अंदर हमने सेंड करी इसके अंदर, तो उसमें कंप्रेशन और एयरफेक्शन पल्सेज होती हैं जैसे, तो जहाँ पे प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए, जहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े आपस में पास पास आ जाएं, तो वो होती है कंप्रेशन पल्स। और जहाँ पे पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो आपस में, तो ये होती है रेयरफेक्शन पल्स। ठीक है भी। तो इसका जो क्लोज एंड है भी इसका पाइप का, सो दिस विल एक्ट एज ए रिजिड बाउंड्री। तो मान लो जब कोई पल्स यहाँ पे पहुंचेगी, मान लो कोई कंप्रेशन पल्स यहाँ पे पहुंचती है, या कोई कंप्रेशन पल्स यहाँ पे आती है, तो जैसे ही कंप्रेशन पल्स आएगी, तो देखो जैसे ही कंप्रेशन पल्स आती है, तो जो यहाँ पे जो कोई पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल होते हैं, उनको उन पे ऐसे फोर्स लगाती है और उनको ऐसे वाइब्रेट करवाना चाहेगी। ठीक है, तो दिस पार्टिकल विल वाइब्रेट इन दिस डायरेक्शन। लेकिन जो बिल्कुल एंड वाला पार्टिकल होगा भी, तो जब ये भी इस तरह वाइब्रेट करना चाहेगा, तो फिर पाइप के क्लोज एंड पे एक ऐसे फोर्स लगाएगा, और फिर थर्ड लॉ से जो पाइप का क्लोज एंड है, वो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है भी। तो व्हेन दी सपोज व्हेन कंप्रेशन पल्स, ये सीपी का मतलब कंप्रेशन पल्स, सपोज व्हेन कंप्रेशन पल्स reaches the closed end, when let a compression pulse arrives at closed end, it will apply a force on the closed end in forward direction. Then from third law, the closed end will apply फोर्स ऑन दी पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं इसके मीडियम के, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये जो फोर्स लगेगा अभी बैकवर्ड डायरेक्शन में, so this will send a compression pulse in the backward direction। तो जो ये फोर्स लगेगा अभी, तो this will send a compression pulse in the backward direction, and this force will send a compression pulse in the backward direction। ठीक है भी। So in this way a compression pulse is reflected as a compression pulse, and a rarefaction pulse will be reflected as rarefaction pulse। So in this way a compression pulse is reflected as compression pulse, and rarefaction pulse as rarefaction pulse।
ठीक है। तो फिर यहाँ जो प्रेशर वेव होगी भी, प्रेशर वेव में फिर कोई फेज चेंज नहीं होगा। सो देयर इज नो फेज चेंज इन प्रेशर वेव। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेव होगी भी, उसमें फेज चेंज होगा पाई का। बट longitudinal displacement wave will suffer a phase change of पाई। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट वेव आएगी, यानी जब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव आएगी यहाँ पे, तो जो पार्टिकल होगा बिल्कुल एंड में, दिस पार्टिकल विल टेंड टू वाइब्रेट इन दिस डायरेक्शन। पर क्योंकि आगे ये एंड बंद है, सो दिस पार्टिकल विल नॉट बी एबल टू वाइब्रेट फर्दर। ये पार्टिकल फिर यहीं पे रह जाएगा। तो जैसे हमने पिछले केस में देखा था भी कि जब एंड फ्री हो, जब एंड फिक्स होता है, when the particle is unable to vibrate, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेव होती है उसमें फेज चेंज होता है, सडन फेज चेंज होता है पाई का। ठीक है जी। तो फिर जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट वेव है उसमें तो फेज चेंज आएगा पाई का, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव है उसमें कोई फेज चेंज नहीं आएगा। ठीक है भी। और क्लोज एंड से रिफ्लेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है भी। So intensity and amplitude of reflected wave is almost same as that of incident wave. Now as the reflection is complete, so intensity and amplitude of a reflected wave is almost same as that of incident wave। मतलब एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा यहाँ पे। तो देखो हमने जो ये बोला था कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट वेव विल सफर ए फेज चेंज ऑफ पाई, इसको देखो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये पार्टिकल, जैसे कोई बीच में पार्टिकल है, ये फ्री है वाइब्रेट करने को, तो ये पहले इधर जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है जी। तो इसका टाइम लगेगा t/2, मतलब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में और फिर वापस आने में, इसको टाइम लगेगा t/2। और टाइम t/2 में जो फेज का चेंज होगा वो होगा पाई, क्योंकि टाइम t में होता है 2 पाई का फेज चेंज। तो t/2 में फेज चेंज हो जाएगा पाई का। लेकिन ये पार्टिकल इस तरफ तो गया नहीं और जाके वापस नहीं आया, ये तो वहीं पे है अभी। कि जैसे पार्टिकल अचानक से आगे जाके वापस आ जाए एकदम से ही, ये उस तरह की सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पे कि पार्टिकल वहीं पे है, मतलब ये आगे नहीं गया और फिर वापस नहीं आया, ये मतलब उसी टाइम वहाँ पे है। तो उसका वो टाइम, उसका वो सेव हो गया t/2 टाइम। तो अब ये आप ये मान लो कि पार्टिकल अचानक से एकदम से ही विद इन नो टाइम आगे भी गया
और वापस भी आ गया, तो उसका अचानक से फेज चेंज हो जाएगा पाई का। ठीक है भी, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं भी। हाँ, ये बात समझ आई आपको कि नहीं आई? यस सर। ठीक है ना। देखो, अगर पार्टिकल फ्री होता वाइब्रेट करने को, फिर तो ये आगे जाता और वापस आता, तो फिर इसका टाइम t/2 में होता फेज चेंज पाई। लेकिन अब इस पार्टिकल को आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी ऐसे और वापस आने की, ये वहीं पे है उसी टाइम पे ही, और फिर इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका ये वाला टाइम सेव हो गया ना भी, t/2 टाइम इसका सेव हो गया। नहीं तो उसको t/2 टाइम लगता अभी यहीं पे वापस आने में। यानी अचानक से वो उसी पोजीशन पे आ गया कि वो पहले भी मीन पोजीशन पे था और अचानक से फिर से मीन पोजीशन पे आ गया, एंड मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। जब वेव आएगी तो ये राइट की तरफ मूव करता है, नाउ अचानक से ये लेफ्ट की तरफ ही मूव करने लग गया, तो फिर यहाँ पे जो सडन फेज चेंज हो जाएगा वो पाई का हो जाएगा। ठीक है, देखो जब कोई पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे होता है, इस तरफ जा रहा हो तो फेज 0 होता है, इस तरफ जा रहा हो तो फेज 180 का होता है। तो जैसे वेव आएगी ये पार्टिकल अचानक से इस तरफ ही मूव करने लग जाएगा, जबकि इसने मूव इस तरफ करना था। ठीक है, तो इस करके इसका अचानक से फेज चेंज हो जाएगा पाई के इक्वल। सो दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड बाउंड्री। इसके बाद है भी रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री बाउंड्री। तो फ्री बाउंड्री का मतलब है अगर ये एंड ओपन होता भी, मान लो ये एंड अगर ओपन होता, अब ये ओपन एंड है भी यहाँ पे, और मान लो यहाँ से कोई कंप्रेशन पल्स आ रही है, तो जैसे मान लो कोई कंप्रेशन पल्स है ये, तो जैसे ही कंप्रेशन पल्स किसी पार्टिकल पे पहुंचती है तो पार्टिकल इस तरफ वाइब्रेट करना शुरू करेगा। तो जब पार्टिकल इस तरफ वाइब्रेट करना शुरू करेगा ऐसे, तो इसके जो इधर वाले पार्टिकल्स होंगे वो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा राइट साइड वाला, तो फिर ये पार्टिकल आगे की तरफ वाइब्रेट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो जब ये कंप्रेशन पल्स इस ओपन एंड पे पहुंचेगी, when the compression pulse reaches this open end, तो यहाँ जो पार्टिकल होगा उस पर भी ऐसे फोर्स आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ओपन स्पेस है भी, तो उसको पीछे से जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ मिल रहा था ऐसे, वो इसको नहीं मिल पाएगा इतना ज़्यादा, तो उसको पीछे की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स नहीं मिल पाएगा। तो फिर जो ये पार्टिकल है, यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे वो नॉर्मल से ज़्यादा वाइब्रेट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको खुला स्पेस मिल जाएगा ओपन एंड पे। तो जो पार्टिकल्स होंगे ओपन एंड पे वो नॉर्मल से ज़्यादा वाइब्रेट कर जाएंगे, यानी पार्टिकल सडनली एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ पे सडनली एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और यहाँ पर एक रेयर फ्रैक्शन बन जाएगी, तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, and this compression will convert all of a sudden into a rarefaction, and then this rarefaction pulse will travel in the opposite direction. So from the free boundary, compression pulse will be reflected as a rarefaction pulse. ठीक है भी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अभी, तो डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ
particles at open end is maximum तो डिस्प्लेसमेंट जब ज़्यादा हो जाएगा तो कंप्रेशन पल्स अचानक से रेयरफैक्शन पल्स में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो a compression pulse suddenly converts into rarefaction pulse. So a compression pulse is reflected as rarefaction pulse. And similarly, a rarefaction pulse will be reflected as a compression pulse. ठीक है भी, क्योंकि जब रेयरफैक्शन पल्स आएगी, मान लो यहाँ पे, मान लो जब रेयरफैक्शन पल्स आएगी ओपन एंड पे, तो यहाँ प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर कम होने की वजह से जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स होंगे तो दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पल्स। जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स होंगे भी वो इस तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा। then these particles will move from high pressure to low pressure side, और फिर यहाँ पे अचानक से डेंसिटी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, यानी जो रेयरफैक्शन था वो अचानक से कंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन दिस कंप्रेशन पल्स विल बी रिफ्लेक्टेड। सो रेयरफैक्शन पल्स विल बी रिफ्लेक्टेड एज a compression pulse, ठीक है भी। तो compression pulse will be reflected as rarefaction pulse and rarefaction pulse as compression pulse. So longitudinal pressure wave will suffer a phase change of pi. So a longitudinal pressure wave suffers a phase change of pi. लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वाली वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट वेव, दैट विल सफर नो फेज चेंज, क्योंकि जब ये कंप्रेशन पल्स यहाँ पे पहुंचेगी तो ये पार्टिकल जो है यहाँ पे फ्री है वाइब्रेट करने को। तो जैसे बाकी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरफ, तो ये भी वाइब्रेट कर ही जाएगा। तो यहाँ पे अचानक से कोई फेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट वेव suffers no phase change, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो पार्शियल होगा, रिफ्लेक्शन इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि जब रेयरफैक्शन या कंप्रेशन पल्स यहाँ पे पहुंचेगी तो कुछ एनर्जी सराउंडिंग में वेस्ट चली जाएगी। तो हेयर रिफ्लेक्शन इज नॉट कंप्लीट, इट इज पार्शियल। Here reflection is not complete, but it is partial.
So intensity and amplitude of reflected wave are less than that of incident wave. So intensity and amplitude of a reflected wave is less than that of incident wave. तो अब ये था भी हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स फ्रॉम फिक्स्ड बाउंड्री एंड फ्री बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो भी। अब थोड़ा इसका मैथमेटिकल और देख लो भी, इक्वेशन वगैरह क्या होंगी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव की। तो जैसे मान लो हम ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लेते हैं अभी। मान लो कोई स्ट्रिंग है ये, और ये मान लो x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में कोई और स्ट्रिंग है और राइट में कोई और स्ट्रिंग है। तो दोनों की थिकनेस मान लो अलग अलग है। And suppose velocity of the wave in the left string is v1 and that in the right string is v2। और मान लो कोई वेव आ रही है यहाँ से, इंसिडेंट वेव yi coming in the left string। तो let a wave is incident from left side at x इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू 0 पे मान लो कोई एक वेव इंसिडेंट होती है फ्रॉम लेफ्ट साइड। And suppose equation of this wave is suppose yi is equal to ai sin omega t minus k1 into x। तो मान लो ये इक्वेशन है इंसिडेंट वेव की। सपोज जो वेव है मीडियम, हम इसको मीडियम 1 ले लेते हैं और इसको मीडियम 2 ले लेते हैं। तो मान लो मीडियम 1 में वेव की वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर वेव लेंथ λ1 है, और मीडियम 2 में वेलोसिटी v2 है और वेव लेंथ λ2 है। तो फ्रीक्वेंसी तो देखो सेम रहती है वेव की। जब कोई वेव मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता, तो यानी ओमेगा सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो ओमेगा हो जाएगा 2πf। तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो फर्स्ट मीडियम में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v1 अपॉन λ1, और सेकंड में हो जाएगी v2 अपॉन λ2। और जो k की वैल्यू होती है भी वो 2π/λ होती है। तो फर्स्ट मीडियम में k की वैल्यू होगी k1 2π/λ1, और सेकंड मीडियम में k की वैल्यू होगी k2 2π/λ2। तो मान लो कोई एक वेव आती है लेफ्ट साइड से, इंसिडेंट वेव, जिसकी इक्वेशन ये है, और ai है एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। और जब ये वेव यहाँ पे आती है अभी x इक्वल टू 0 पे, तो मान लो इसका कुछ पार्ट आगे ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ट्रांसमिटेड पार्ट इज yt एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट इज yr। अब जो ट्रांसमिटेड पार्ट है भी, इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी
वाई टी इक्वल टू ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के टू एक्स, क्योंकि अब इस मीडियम में जाके वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, ओमेगा तो सेम ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, बट वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मीडियम वन में के की वैल्यू के वन है और मीडियम टू में के की वैल्यू के टू है। और जो रिफ्लेक्टेड वेव है भी, उसकी इक्वेशन होगी वाई आर, इसका एम्पलीट्यूड मान लो ए आर साइन ओमेगा टी, अब ये बीच में प्लस आ जाएगा भी, और के का के वन ही रहेगा, क्योंकि ये बीच में माइनस आता है तो वो इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और बीच में प्लस आ जाए तो फिर वो होती है इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है भी दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो फिर यहाँ पे बीच में आ जाएगा प्लस। और ए आई है एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, ए टी है एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ए आर है एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो हमें ए आई हमें पता है भी, ए आई हमें दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए टी एंड ए आर। क्योंकि ए टी और ए आर की वैल्यू पता लग गई, then we will get the equation of transmitted and reflected wave। तो फिर हमने ए टी और ए आर की वैल्यू निकालनी है अभी। तो ये हमारा क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। अच्छा, अगर देखो जो लेफ्ट की जो मीडियम वन है वो रेयर भी हो सकता है टू के कंपैरिजन में, या डेंसर भी हो सकता है टू के कंपैरिजन में। अगर मान लो मीडियम वन रेयर हुआ टू के कंपैरिजन में, तो फिर इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर डेंसर हुआ तो वेलोसिटी कम होगी। तो डेंसर मीडियम में वेव की वेलोसिटी कम होती है भी, रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर v1 v2 से ज़्यादा है, if v1 is greater than v2, then medium 1 is rare, and if v1 is less than v2, then medium 1 is denser। तो क्वेश्चन ये भी ए टी और ए आर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो भी, अब जो मीडियम वन है उसमें दोनों वेव एग्जिस्ट करेंगे, इंसिडेंट वेव एज वेल एज रिफ्लेक्टेड वेव। तो फिर किसी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीडियम वन में, तो दैट विल बी सुपर पोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट इन मीडियम वन will be the result of superposition of incident and reflected wave। और जो कि होगा वाई आई प्लस वाई आर। तो अभी किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मीडियम वन में जो होगा वो हो जाएगा वाई आई प्लस वाई आर, और मीडियम टू में तो किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाई टी के बराबर ही होगा, ठीक है भी। एंड इन मीडियम टू displacement of any point will be equal to y t। और जो ये वाला पॉइंट है अभी x इक्वल टू जीरो वाला जो पॉइंट है ये दोनों में कॉमन है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। जैसे मान लो किसी टाइम पे
जो शेप्स है स्ट्रिंग की वैसे हो जाती हैं कुछ। तो जो ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है भी, इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। जितना डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड से होगा इस पॉइंट का, उतना ही डिस्प्लेसमेंट राइट साइड से होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो एज x इक्वल टू 0 इज कॉमन इन बोथ, सो तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ से सेम होना चाहिए, यानी दिस शुड बी इक्वल टू दिस फॉर x इक्वल टू 0, यानी वाई आई प्लस वाई आर शुड बी इक्वल टू वाई टी फॉर x इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है कि ये वैल्यू पुट कर दो वाई आई वाई टी वाई आर की, और यहाँ पे x को 0 पुट कर दो भी, ठीक है। इन सब के अंदर x को 0 पुट कर दो, तो फिर क्या इक्वेशन आ जाएगी भी, तो ये आ जाएगा ए आई साइन ओमेगा टी, x तो 0, x को हमने 0 पुट कर दिया, प्लस वाई आर, ये आएगा ए आर साइन ओमेगा टी, अगेन x को 0 पुट कर दिया, इक्वल टू वाई टी दैट इज ए टी साइन ओमेगा टी, अगेन x को 0 पुट कर दिया। और साइन ओमेगा टी कट जाएगा दोनों में से, दोनों साइड से, तो यहाँ से इक्वेशन आएगी भी ए आई प्लस ए आर इक्वल टू ए टी। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास दो अननोन है भी, ए टी और ए आर, तो फिर हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या होगी भी, तो सेकंड इक्वेशन ये होगी कि इस पॉइंट पे जो स्लोप है भी, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा दोनों तरफ से वो सेम होना चाहिए। तो स्लोप शुड आल्सो बी सेम at x equal to 0 from both sides. Slope should also be same. Slope यानी dy upon dx at x equal to 0 from both sides. तो लेफ्ट साइड से डिस्प्लेसमेंट है वाई आई प्लस वाई आर, तो स्लोप हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आई प्लस वाई आर। और राइट साइड से डिस्प्लेसमेंट है वाई टी, तो वहां से स्लोप हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टी। और आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, डी वाई आई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई टी अपॉन डी एक्स। और फिर यहाँ से भी डी वाई आई अपॉन डी एक्स आएगा ए आई कोस ओमेगा टी माइनस के वन एक्स, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कोस हो जाएगा, और फिर ओमेगा टी तो कांस्टेंट हो जाएगा, और माइनस के एक्स का माइनस के वन बाहर आएगा भी, ठीक है। क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो ओमेगा टी का 0 हो जाएगा, और माइनस के वन एक्स का हो जाएगा माइनस के वन। तो फिर आ जाएगा माइनस के वन ए आई कोस ओमेगा टी माइनस के वन एक्स।
तो फिर हो जाएगा अभी -k1i cos ओमेगा t माइनस k1x, ऐसे dy/r अपॉन dx। तो ये वाई आर है तो ये हो जाएगा k1 ar cos ओमेगा t प्लस k1x इक्वल टू dy/t अपॉन dx। तो ये y t की वैल्यू है भी, तो यहाँ से dy/t अपॉन dx आएगा, तो यहाँ -k2 मल्टीप्लाई होगा बाहर आके, -k2 at cos ओमेगा t माइनस k2x। तो उससे इक्वेशन आ जाएगी, एंड दैट इज फॉर x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे x को 0 पुट कर दो, तो ये तो 0 हो जाएगी क्वांटिटी, और फिर यहाँ पे cos ओमेगा t दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा भी। ठीक है, x को 0 पुट करने के बाद यहाँ पर केवल ओमेगा t बचेगा, और फिर cos ओमेगा t दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन आएगी -k1ai प्लस k1ar इक्वल टू -k2at, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अभी ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके अब आप AT और AR की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे AT की वैल्यू पुट कर दो, AT की वैल्यू है AI प्लस AR, तो अगर AT की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो AT की वैल्यू है भी AI प्लस AR, तो फिर इतना आ जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करके फिर AR की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से भी AR की वैल्यू आएगी k1 माइनस k2 इंटू AI अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है भी, और फिर AR की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और फिर सॉल्व करके आपके पास AT की वैल्यू आ जाएगी, और वहां से AT की वैल्यू ये आएगी भी AT इक्वल टू 2k1i अपॉन k1 प्लस k2। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे भी। ठीक है, अच्छा भी जो ये रिजल्ट आए हैं हमारे पास AR और AT, इनको आप वेवलेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे k1 की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई अपॉन लैम्बडा 1, और k2 की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई अपॉन लैम्बडा 2, तो फिर ये रिजल्ट वेवलेंथ की फॉर्म में भी आ जाएंगे। वेवलेंथ की फॉर्म में AR की ये वैल्यू होगी भी AR इक्वल टू AI लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 इंटू AI अपॉन लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 1, और जो AT है इसकी ये वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्बडा 2 AI अपॉन लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 1। ठीक है भी, इसके अलावा भी आप इनको वेलोसिटीज की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे लैम्बडा 1 होगा
V1 अपॉन एफ, और लैम्डा 2 होगा V2 अपॉन एफ। तो अगर आप यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज पुट कर दो, एफ तो कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो फिर ए आर आ जाएगा V2 माइनस V1 इंटू ए आई अपॉन V2 प्लस V1, और ए टी आएगा 2V2 ए आई अपॉन V2 प्लस V1। ठीक है भी। अच्छा, इसमें देखो भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ए टी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है भी, ए टी इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जो ए आर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं भी। तो ए आर इज पॉजिटिव if V2 is greater than V1 and AR is negative if V2 is less than V1। तो ए आर नेगेटिव का मतलब होगा कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इन्वर्ट हो जाएगी। जो ट्रांसमिटेड वेव है दैट इज नेवर इन्वर्टेड, क्योंकि ए टी हमेशा पॉजिटिव है, तो ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इन्वर्टेड। तो ये रिजल्ट आ गया यहाँ से। और अगर ए आर पॉजिटिव है तो रिफ्लेक्टेड वेव विल आल्सो नॉट बी इन्वर्टेड, बट अगर ए आर नेगेटिव है दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड वेव विल बी इन्वर्टेड। ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है देखो वो इन्वर्ट कब हो रही है, जब V2 V1 से कम है। और V2 V1 से कम का मतलब क्या हुआ, कि जो मीडियम 1 है वो रेयर है भी। ठीक है। तो जब इंसिडेंट वेव रेयर मीडियम में होती है तो रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्ट हो जाती है। तो ये वो रिजल्ट आ गया भी यहाँ से हमारे पास। ठीक है भी। अगर V1 V2 से ज़्यादा है तो मीडियम 1 रेयर होगा, और अगर V1 V2 से ज़्यादा है तो फिर ए आर नेगेटिव हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जो रिजल्ट हमने पहले लिखे थे भी वही रिजल्ट आ गए, ये वाली चीज़ आ गई भी। ठीक है, कि अगर इंसिडेंट वेव रेयर मीडियम में है तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो दीज आर द फाइनल रिजल्ट्स। जब नेक्स्ट पॉइंट है भी एवरेज पावर इन ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। तो अभी हमने जो ट्रांसवर्स वेव की जो एवरेज पावर का फॉर्मूला किया था, आपको याद है भी फार्मूला वो? तो एवरेज पावर का हमने ये फार्मूला किया था, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भी। तो ये हमने फार्मूला किया था भी। तो अगर ये फार्मूला हम यूज़ करें तो फिर जो पावर ऑफ इंसिडेंट वेव जो होगी, एवरेज पावर ऑफ इंसिडेंट वेव, तो ये होगी हाफ म्यू वन, मान लो जो मीडियम 1 है उसका म्यू 1 है, इंटू V1, और ए की जगह पे ए आई आ जाएगा,
और ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। यानी ओमेगा स्क्वायर बाई 2 μ1 v1 ai स्क्वायर। और ऐसी जो पावर ऑफ ट्रांसमिटेड वेव होगी, तो ट्रांसमिटेड वेव सेकंड मीडियम में ओमेगा तो सेम ही होगा दोनों मीडियम में, तो यहाँ पे आ जाएगा μ2 v2 इंटू एटी का स्क्वायर। ठीक है जी। एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इज 80, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है भी, तो रिफ्लेक्टेड वेव की एवरेज पावर ये हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। रिफ्लेक्टेड वेव इज इन फर्स्ट मीडियम, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा μ1 v1 एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज ए आर, तो ये आ जाएगा। नाउ वी शुड हैव देखो जो टोटल पावर होगी ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव की, दैट शुड बी इक्वल टू द पावर ऑफ इंसिडेंट वेव, क्योंकि ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव ये दोनों जो है वो इंसिडेंट वेव से ही आए हैं अभी। मतलब इंसिडेंट वेव का कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब जो इंसिडेंट वेव की एनर्जी है, उस एनर्जी का कुछ पार्ट आगे ट्रांसमिट हो गया और एनर्जी का कुछ पार्ट वापस रिफ्लेक्ट हो गया। तो फिर तो वी शुड हैव that average power of transmitted wave plus that of reflected wave should be equal to average power of incident wave। तो अभी आप इसको प्रूव कर सकते हो भी, तो प्रूव इट। हाँ जी। अगर इसको प्रूव करना हो तो अभी देखो कैसे करेंगे। तो लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भी, पी एवरेज टी, पी एवरेज आर, इन दोनों में ओमेगा स्क्वायर बाई 2 तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आएगा μ2 v2 80 स्क्वायर प्लस μ1 v1 इंटू ए आर स्क्वायर। अब ये जो भी ए टी और ए आर की वैल्यूज हैं, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो और फिर आगे इसको जरा ट्राई करो भी सॉल्व करने की, आगे कैसे होगा ये। तो ये ए टी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे भी, और ए आर की वैल्यू पुट कर दो। फिर जैसे भी वेलोसिटी होती है अंडर रूट एफ अपॉन म्यू, तो यहाँ से एफ आ जाएगा म्यू इंटू वी का स्क्वायर। ये कॉमन आ जाएगा v1 प्लस v2 का स्क्वायर, ए आई स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा भी 4 μ2 v2 क्यूब प्लस μ1 v1
v2 माइनस v1 का स्क्वायर। तो v2 माइनस v1 का स्क्वायर को ओपन कर लो तो ये आएगा v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2। फिर भी यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आएगी एफ अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू टू की वैल्यू पुट कर दो भी, म्यू टू की वैल्यू और यहाँ पे म्यू वन की वैल्यू। तो म्यू टू की वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन वी टू स्क्वायर और म्यू वन की वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन वी वन स्क्वायर, क्योंकि टेंशन तो दोनों में सेम ही होगी। तो भी यहाँ पे म्यू टू हो जाएगा एफ अपॉन वी टू का स्क्वायर और यहाँ पे म्यू वन हो जाएगा एफ अपॉन वी वन का स्क्वायर। तो वी टू स्क्वायर कट के यहाँ पे वी टू बचेगा और यहाँ पे एक वी वन बचेगा। इसमें एफ कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे नीचे वी वन बचा है तो वी वन एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 4v1v2 प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1v2 अपॉन v1। और देखो भी ये 4v1v2 और ये माइनस 2v1v2, तो ये कट के यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा भी, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर ये बन जाएगा v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा भी इससे। और फिर यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दो म्यू वन इंटू वी वन स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर ए आई स्क्वायर अपॉन 2, नीचे v1 है और f की वैल्यू पुट कर दो म्यू वन इंटू वी वन स्क्वायर। तो भी एक v1 कट जाएगा तो आ जाएगा हाफ म्यू वन वी वन ओमेगा स्क्वायर ए आई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एवरेज पावर ऑफ इंसिडेंट वेव। तो दिस इज इक्वल टू पी एवरेज ऑफ इंसिडेंट वेव। सो दिस इज राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया भी, ठीक है भी। इस पे दो क्वेश्चन है भी 27 और 28। तो पहले 27 देखो भी, 27 कैसे करोगे। हार्मोनिक वेव y इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 साइन पाई 50t माइनस 2x travels along a string towards a boundary x equal to 0 with a second string. The wave speed on the second string is 50, यानी v2 दे रखा है भी 50 और v1 तो यहां से आ जाएगा भी, ये इक्वेशन दे रखी है। तो v1 कितना आएगा, जैसे यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होगी 50 पाई कोफिशिएंट ऑफ टी 50 पाई और k की वैल्यू होगी 2 पाई कोफिशिएंट ऑफ x, फिर k होता है ओमेगा अपॉन v, तो v आएगा ओमेगा अपॉन k।
तो फिर V1 हो जाएगा भी 50 पाई अपॉन 2 पाई, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये V1 आ गया, V2 आ गया। और जो ए आई है वो दे रखा है भी हमको, हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव। तो ए आई हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है भी। तो फिर हम यहाँ से भी ए आर और ए टी निकाल सकते हैं। तो ए टी का फॉर्मूला क्या था भी? ए टी का फॉर्मूला था 2V2I, 2V2AI अपॉन V1 + V2। तो कितना आ जाएगा भी ये 2 × 50 इंटू AI 2 × 10⁻³ अपॉन 75। जाएगा 8/3 इंटू 10⁻³ ये 80 आ जाएगा भी। और ए आर का फॉर्मूला था भी V2 - V1 इंटू AI अपॉन V2 + V1। तो ये अपना आ जाएगा भी 50 - 25 अपॉन 50 + 25 इंटू AI। तो आएगा 20/3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है भी। तो फिर जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव वाई टी। तो वाई टी हो जाएगा भी 80 कितना है 8/3 इंटू 10⁻³ साइन ओमेगा टी माइनस K2x। तो K2 कितना आ जाएगा भी? K2 तो K2 होगा ओमेगा अपॉन V2। तो पाई के बराबर आएगा भी। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी भी, इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। और ऐसे जो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आएगी वाई आर, ये आएगा ए आर साइन ओमेगा टी प्लस K1। तो K1 ओमेगा अपॉन V1 होगा, यानी 2 पाई के बराबर होगा। तो फिर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी भी। ठीक है भी। हाँ जी, समझ आ गई भी। यस सर। अभी अब अपने आप ये 28th क्वेश्चन ट्राई करो जरा अपने आप। तो क्या दे रखा है भी? लिखा कि वेव स्पीड इन द फर्स्ट वायर इज थ्राइस दैट इन द सेकंड, यानी V1 इज 3 टाइम्स V2। If a harmonic wave traveling in the first wire is incident on the junction of the wires, and if amplitude of incident wave is √13, यानी AI दे रखा है √13, then find the amplitude of reflected wave। तो AR की वैल्यू बतानी है अभी। तो ये AR का फार्मूला है, तो अप्लाई दिस फार्मूला। तो यहाँ V1 को पुट कर दो 3V2, अभी आ जाएगा आंसर।
तो आ जाएगा -√13/2। तो माइनस का मतलब क्या हुआ अभी, एम्पलीट्यूड तो √13/2 होगा, और माइनस का मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड वेव विल बी इन्वर्टेड। ठीक है भी।